अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, इंतखाबी इस्लाहात का बिल कामयाबी से पास हो गया है। नैब तरमीमी बिल की मंजूरी भी ले ली गई है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक भी मिल गया है। मुश्तरका इजलास से 33 जबकि सेनेट से 4 बिल भी पास हो गए हैं, मगर एक बिल पास होना अभी बाकी है और वो है महंगाई कंट्रोल करने का बिल। ये बिल हुकूमत पास करना चाहती है और ना ही अपोजिशन की इसमें कोई दिलचस्पी हमें नज़र आती है। नाज़रीन, एक तरफ हुकूमत और दूसरी तरफ PDM सर जोड़कर बैठे हैं। आज इस्लामाबाद में एक ही वक्त में 2 अलग अलग मकामात पर इजलास हुए। हुकूमत ने महंगाई, IMF के साथ होने वाला मुआहदा और गैस लोड शेडिंग, LNG की दरामद, जस्टिस साकिब निसार से मुतालिक जो मुबैना ऑडियो टेप सामने आई है और पेट्रोल बहरान पर सामने आने वाली तहकीकाती कमेटी रिपोर्ट समेत 13 नुकाती एजेंडे पर गुफ्तगू की। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो झूठी साबित हुई है। मरीम नवाज़ का रवैया हमेशा मनफी रहा है। उनका मकसद जुडिशरी को दबाव में लाना है। क्या कहा फवाद चौधरी साहब ने, ज़रा देखिए। जब केसेस चलने शुरू होते हैं तो ये इस तरह के मुहिम चलाई जाती है कि शायद जजेस दबाव में आ जाएं। मुझे उम्मीद है कि जुडिशरी इस दबाव को मुस्तरद करेगी। मरियम नवाज शरीफ का जो हमेशा से एक मनफी इस तरह का रवैया रहा, जहाँ लोगों की टेपें बनवाना, उनकी फेक लीक्स क्रिएट करवाना, अपनी पार्टी को भी शायद काबू करने के लिए उन्होंने इस तरह की वीडियोज जो हैं वो बनवा रही हैं। जबकि दूसरी तरफ PDM हुकूमत के खिलाफ मनसूबाबंदी कर रही है और भरपूर कर रही है। PDM के इजलास के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि चंद घंटों में दर्जनों बिल्स पास करवाना हुकूमत की बददियानती को जाहिर करता है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ हुकूमत गलत कर रही है। जबकि IMF के साथ होने वाले हुकूमती मुआहदे पर बात करते हुए मौलाना ने कहा कि स्टेट बैंक को IMF की एक ब्रांच बनाया जा रहा है। नाज़रीन, अपोजिशन अपने मकासद के लिए हुकूमत को टफ टाइम देने की तैयारी कर रही है और हुकूमत अपोजिशन को शिकस्त देने के लिए एक के बाद एक कानून साजी भी करती जा रही है। क्या वाकई अपोजिशन का अवलीन मकसद आवाम के इशूज़ नहीं है, बल्कि अदलिया को दबाव में लाकर अपने मुकदमात को निपटाना है और रिलीफ लेना है। PDM ने आज की मीटिंग में अगले साल को इलेक्शन का साल करार दिया है और इसके लिए लॉन्ग मार्च से पहले शटर डाउन, पहिया जाम की तैयारियाँ भी कर ली गई हैं। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो पर भी सख्त मौक़िफ़ अपनाने का फैसला हुआ है, जबकि हुकूमत इसे बिल्कुल फेक और मनगढ़ंत करार देकर अपने लिए ऐसे शो कर रही है जैसे उनके लिए इन चीज़ों की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान ने अपना अगला लाहे अमल 6 दिसंबर को बाकायदा हिकमत अमली बताने का ऐलान किया है। इसी मौजू पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना तनवीर हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। राना साहब, कभी अरशद मलिक की वीडियो, कभी राना शमीम का एफिडेविट और कभी जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो टेप सामने आती है। अगर ये सबूत इतने ज़्यादा अहम हैं और वाकई सच्चे हैं, मनगढ़ंत नहीं हैं, तो क्यों अब तक आप लोगों को रिलीफ नहीं मिला? नंबर 1। नंबर 2, मीडिया पर तो आकर मुस्लिम लीग नून हुकूमत के ख़िलाफ़ इस तरह कह रही है कि शायद ये वाकई इसी हुकूमत को लाने के लिए सऊदी ऐसी जो है ना वो तरीके अपनाए गए, लेकिन आप लोग अदालत क्यों नहीं लेके जाते? अरशद मलिक का केस हुआ, फिर राना शमीम का एफिडेविट हुआ और अब जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो सामने आई है। अदालत का दरवाज़ा क्यों नहीं खटखटाते? इंसाफ वहाँ से आप लोगों को मिलना है, मीडिया से नहीं मिलना। नहीं शादिया, शुक्रिया आपका, लेकिन मैं आपको बताऊं ये सारी चीज़ें जो आपने बताई हैं मेरा ख्याल है अगर आप पिछले 4-4.5 साल की हिस्ट्री देखें तो ये सारी चीज़ें आपके सामने खुल के सामने आ जाती हैं, बल्कि आती हैं, 4 साल से ही आ रही हैं, सारी कौम के सामने है। जिस तरह एक प्रोग्राम बनाया गया, जिस तरह पनामा का टेकअप किया गया, फिर उसमें इकामा पे बात जाकर ख़त्म हुई और लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन होगी इकामा पे। तो ये सारी चीज़ें आपके पास, जिस तरह केसेस चले, जिस तरह केसेस फैब्रिकेट किए गए, तो मैं समझता हूँ किसी को कुछ शुबा है, किसी भी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को, किसी पाकिस्तानी शहरी को या दुनिया में भी ये सारी चीज़ें चल रही हैं कि भाई वहाँ पे जिस तरह के मामला चले हैं और जो ये बात की जा रही है कि इस PTI को या इमरान खान को लाने के लिए सारा कुछ किया गया, वो किसको नहीं पता। जब 2018 का इलेक्शन हुआ है तो किस तरह इलेक्टेबल्स इकट्ठे किए गए, किस तरह इलेक्शन को मैनिपुलेट किया गया, वो भी सबके सामने है। तो मेरा अभी और जिस तरह लाइज साथ मिलाया गया, उसके बाद जो गवर्नमेंट्स बनी वो भी आपको पता है किस तरह लोगों को साथ जोड़ा गया। और पंजाब में ये बातें मीडिया में, आप यही तो मैं सवाल कर रही हूँ राना साहब, ये बातें सब आप लोग मीडिया पर आकर करते हैं,
करते नहीं। अदालतों में ये मेरे चीजें कहने का साबित मतलब क्यों है, नहीं कर पाए आज तक? मैं नहीं शादिया, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये चीजें सारी खुल्लम खुल्ला आपके सामने है और उसमें किसी कोई एविडेंस की या किसी कोई शक शुबे की बात ही नहीं है। ये जो बात करते हैं कि जी ये जो बात की गई ऑडियो लीक में कि ये इमरान खान को लाने के लिए सारा वो उसमें बात होती है, तो उसका एविडेंस तो है ना जी सारी बात। तो ठीक है ना, फिर तो नवाज शरीफ साहब को चाहिए कि इतना बड़ा एविडेंस मिल गया है कि इतनी बड़ी साजिश हुई है उन्हें इक़्तिदार से बाहर करने के लिए, मरियम नवाज को, नवाज शरीफ को इक़्तिदार से बाहर करने के लिए, इमरान खान को लाने के लिए, फिर तो उनके लिए बड़ा अच्छा मौका है पाकिस्तान वापस आए, अदालतों में ये ऐसी चीज़ें पेश करें और बाइज्जत भरी हो जाएं। नहीं देखिए, अदालतों का हम एहतराम करते हैं, लेकिन जिस तरह के सिलसिले चल रहे हैं उसमें मैं इस पर क्या कमेंट करूं। अदलिया के जो मामलात हैं या जिस तरह साकिब निसार साहब ने उनका कंडक्ट था, या अदालत में जिस तरह बैठ के बातें करते थे, या बाहर जाकर जो हॉस्पिटल्स में जाकर वो एग्जेक्टिव अथॉरिटी अज्यूम करके जिस तरह के ऑर्डर करते थे, जायज़ नजायज़ ऑर्डर करते थे, जिस तरह लोगों को रेडिकूल करते थे शरीफ लोगों को, और जिस तरह डैम की उन्होंने कहा वहाँ मैं टेंट लगाऊंगा, बैठ जाऊंगा वहाँ पे, सारे मैं काम करूंगा और पैसे जो हैं वो आज आप लोग ये बात कर रहे हैं माजी में जस्टिस क़य्यूम की ऑडियोज, ये भी किसी से ढकी छुपी नहीं है, ये भी आप लोगों के माजी का हिस्सा है राना साहब। नहीं, उसका मतलब है कि हम पे भी इस तरह के काम किए जाएं, हमें भी उसी तरह अगर वो थी तो बात सामने आ गई, और उसमें तो उस वक्त किसी ने नहीं कहा कि भाई ये फैब्रिकेटेड है सारा किस्सा, वो तो सामने आया और उसके तहत रिलीफ भी मिला, रिलीफ मिला। नहीं, मैं उसको कोई सपोर्ट तो नहीं कर रहा, लेकिन उसके तहत फिर रिलीफ मिला, जो अग्रीव पार्टी थी उसको रिलीफ मिल गया। हाँ। अब चाहिए ना कि रिलीफ मिलना चाहिए ना, अगर ये चीजें सामने आ रही हैं। को बेस बनाते हुए कह रहे हैं कि आज भी रिलीफ मिलना चाहिए आप लोगों को? आज भी नहीं, ये एविडेंस काफी है शादिया कि एक चीज सामने आती है, पहले भी सामने थी चीजें, लेकिन और एक सपोर्टिव एविडेंस आ जाता है। लेकिन राना साहब, बहरहाल रिलीफ आप लोगों को अदालतों से मिलना है, रिलीफ मिलने का रास्ता एक ही है और वो है अदालतें, इस मुल्क की अदालत। इसमें कोई शक ही नहीं कि अदालत की रिलीफ देना है, अदालत से ही हम मांगते हैं, अदालत पे ही हमारा एक भरोसा है। हम तो उस पर नहीं कर रहे, लेकिन हम समझते हैं कि इंसाफ मिलेगा अल्लाह के फजल से, क्योंकि ये चीजें कभी लंबी देर तक चल नहीं सकती। जब हम कानूनी माहिरीन से पूछें इनकी ऑथेंटिसिटी के बारे में, इनकी इंपॉर्टेंस के बारे में कि ऐसे केसेस में इनको सबूत के तौर पर पेश किया जा सकता है तो इनकी क्या अहमियत है, तो बहुत से कानूनी माहिरीन का कहना है कि इनकी वजह से, ऐसी ऑडियो टेप्स की वजह से जिनका फ्रांसिक ही नहीं हुआ, पता ही नहीं है कि झूठी हैं, सच्ची हैं, जाली हैं, क्या है, फैसले नहीं बदले जा सकते। नहीं, फैसले तो हम नहीं कह रहे कि इसकी बिना पे बदलें, लेकिन एक चीज जो है वो सामने तो आ जाती है ना। एक होती है कि उसको एविडेंस जो कोई कानूनी शहादत है उसके तौर पे जिस तरह ये कर रहे हैं वो कलाबात, लेकिन एक जो इंसाफ की कुर्सी पे बैठता है वो चीज़ें सर्कमस्टांशियल एविडेंस भी होते हैं जो सारे सामने आ रहे होते हैं कि किस तरह के वाक़यात चल रहे हैं, तो किस तरह ये फैसले लिए गए या लिए जाते रहे। तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह अल्टीमेटली इंसाफ मिलेगा और लॉ ऑफ नेचर प्रवेल करेगा। लॉ ऑफ नेचर भी तो एक है ना, अल्लाह की ताकत है, अल्लाह एक ऊपर है। अगर लॉन्ग मार्च भी इसी की एक कड़ी है, लॉन्ग मार्च इंसाफ लेने के लिए आप लोग कर रहे हैं, खुद इंसाफ लेने के लिए कर रहे हैं या अवाम के लिए आप लोग निकल रहे हैं? नहीं, लॉन्ग मार्च या जो भी हमारी आज तक पीडीएम के प्लेटफॉर्म से मूवमेंट हुई है, उसका अगर आप पीडीएम जब फॉर्म बनी थी तो उसका जो कोर एक पॉइंट था, एक टारगेट जो वो हमारा था एक फैसला, वो यही था कि इस गैर आईनी गैर कानूनी हुकूमत से जो मुल्क दुश्मन अवाम दुश्मन हुकूमत है उससे जान छुड़ानी है, और उसी के लिए ये सारा कुछ है। उसमें अवाम के रिलीफ भी है, उसमें आईन की हुक्मरानी भी है, कानून की पासदारी भी है। लेकिन आज मौलाना साहब ने कहा कि हम पहुंचे और इस्तीफे दे दिए जाएं, क्या फ़ायदा होगा आप लोगों को इस्तीफे देने से? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आप लोगों के साथ खड़ी नहीं है, क्या आप लोग इस्तीफे देकर कहाँ जाएंगे? हुकूमत तो गिरेगी नहीं आप लोगों के इस्तीफे देने। मौलाना साहब जो बात कर रहे हैं उनका क्या स्टेक है? उनका तो कोई स्टेक नहीं है, आप तो इस वक्त अपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी हैं। देखिए शादिया, जो भी पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे या पार्टी हमारी फैसला करेगी
उस पर हम अमल करेंगे। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि आपकी बात ठीक है, अगर पीपल्स पार्टी भी साथ होती तो फिर हम इकट्ठे होके ये अगर उतनी तादाद में इस्तीफे देते तो गवर्नमेंट शायद सस्टेन ना करती। तो पीपल्स पार्टी को मना लें। अब अगर 90+ हम का दे भी दें तो हाउस में मेरा लो उसका इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। कोर्स नहीं होगा, या वो हमारी तरह 6 महीने उसको एक्सेप्ट ही ना करें, जिस तरह उस वक्त होता रहा है, हमने नहीं किए थे पीटीआई के। तो ये मेरा ख्याल है जो बात है, हमें एक प्लेटफॉर्म है, पार्लिमानी प्लेटफॉर्म है, पार्लियामेंट है, उसमें हम ज्यादा स्ट्रांगली और इफेक्टिवली हमें अपना रोल अदा करना चाहिए। तो आपने पार्टी में अपने ताई ये मशवरा दिया कि हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मना लेना चाहिए कि अगर वाकई आप चाहते हैं इस्तीफे दें, इसका इम्पैक्ट आए, हुकूमत पर प्रेशर डले, तो पीपल्स पार्टी को मना लेना चाहिए। कल कायरा साहब भी मेरे प्रोग्राम में थे, वो यही बात कर रहे थे कि जिस तरीके से ट्रीट किया गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शाहिद खाकान अब्बासी की तरफ से, शो कॉज और फिर जो इनका रवैया था, वो इस रवैये पर माजरत करें, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सोच सकती है वापस जाने का। ये मेरा माजरत वगैरह की बातें तो छोड़ें, लेकिन यह बात मेरे हिसाब से तो ठीक है कि उस वक्त जो बात हुई थोड़ी सी सियासत में अकोमोडेशन होनी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो पार्लियामेंट में आज भी हम जो जॉइंट अपोजिशन के तौर पे इकट्ठे हैं, और आपने देखा भी ये जो अभी जॉइंट पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ था, उसमें हम सारे इकट्ठे होके हमने वहाँ पे फेस किया वो सारी जो सिचुएशन उन्होंने क्रिएट की हुई थी। तो वहाँ पे तो हम इकट्ठे हैं, लेकिन बाहर भी एक पॉइंट में हम इकट्ठे हैं कि इस गवर्नमेंट से जान छूटनी चाहिए। तरीकाकार क्या होना चाहिए उस पर थोड़ा सा पार्लियामेंट के तो अंदर एक है आप लोग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ पार्लियामेंट से तो बाहर ही लगते हैं, डिफरेंट आप लोगों का एटीट्यूड होता है। कायरा साहब जब ये बात करते हैं कि आप बैकडोर राब्तों का ड्रामा नहीं चलेगा, ये धोखा नहीं चलेगा, तो ये तो पार्लियामेंट से तो बाहर तो एक नहीं है आप लोग। नहीं, ये कायरा साहब अगर हम पीपल्स पार्टी के मतलब 10 ऐसी बातें कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो शायद इलेक्शन के माहौल में उधर लाहौर में बातें कर रहे हैं, लेकिन इस किस्म की बातें उनको नहीं करनी चाहिए। वो बड़े मैच्योर सियासतदान हैं, समझदार हैं, बहुत उनको पता भी है ग्राउंड रियलिटी का। आप लोग तैयार हैं आइंदा इंतखाबात ईवीएम के जरिए एक्सेप्ट करने जा रहे हैं आप लोग? फिर बिल्कुल ईवीएम बिल किसी तरीके से भी एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि जो दुनिया तो इलेक्शन का बायकॉट करेंगे आप लोग, फिर क्या करेंगे? नहीं भाई, ये नौबत ही नहीं आनी ईवीएम में। ये भी प्रैक्टिकल ईवीएम आप देखेंगे कि ये किसी तरीके से भी एग्जीक्यूटिव हो नहीं सकेगी। उसका तरीका तो यही था, क्योंकि पायलट प्रोजेक्ट पे तौर पे ये करते। अभी मुझे बताएं, ये जो ओवरसीज का इन्होंने मसला उठाया हुआ है, हमें ओवरसीज बड़े अजीज हैं, लेकिन ये जो हमारे 70% तो रहते हैं मिडल ईस्ट में, सऊदी अरब में रहते हैं, गल्फ में रहते हैं, वहां पे हम किस तरह, वो कहते हैं जी हमारे यहाँ तो डेमोक्रेसी नहीं है, हम इस एक्टिविटी में किस तरह पड़े। उनको अप्रोच किया गया, उन्होंने कहा जी हम यहाँ ये ड्रामा नहीं करना चाहते कि आपके यहाँ वोट डाले जाएं और सारा किस्सा को शुरू कर दें, नारेबाजी हो, बिल्कुल नारेबाजी हो, वहाँ पे हम जाएं, वहाँ पे जलसे करें, जुलूस करें। हम मसल मैं जा रहा हूँ वहाँ पे अपने लिए काम कर रहा हूँ, पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ ये चीजें प्रैक्टिकली, ये कोई पता नहीं किस मखलूक, किस खला की हैं ये जो पीटीआई की, ये किसी और दुनिया में रहते हैं और बैठे बैठे इनको को ख्याल आता है कि ओवरसीज क्योंकि हमारे साथ ज्यादा है तो उनके वोट डलवा लें। भाई खुदा के लिए, ये बड़ा सीरियस मसला है गवर्नेंस। हुक्मरानी पे ऐसे नहीं होती कि आए और बैठ गए और 4 लाइनें लिखने से सारा कुछ हो जाएगा। कुछ ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के सीमा राना तनवीर हुसैन साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मुझे वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अली नवाज अवान साहब ज्वाइन करेंगे। वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अली नवाज अवान साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अली नवाज अवान साहब आपका। अली नवाज अवान साहब, जैसे साकिब निसार की जो ऑडियो सामने आई है, आप लोग कह रहे हैं ये झूठी है,
प्रोपेगेंडा है, साजिश है। नून लीग इसे अपने लिए एक बहुत बड़ा सबूत मान रही है और उनको लग रहा है कि इससे बड़ी आसानी से रिलीफ मिल सकता है, लेकिन उन्हें एतबार नहीं है यहाँ के अदालती सिस्टम पर। तो क्या ही अच्छा हो कि हुकूमत अपने तय इसका फ्रांजिक जो है वो इसका करवाए और सब सच का सच और झूठ का झूठ सब सामने आ जाए। नहीं, अगर आप ये समझती हैं और आप गारंटी ले सकती हैं नून लीग की, क्योंकि वो खुद को कभी कहते हैं कि हम इसमें पार्टी नहीं है, तो उसके दो तरीके हो सकते हैं। दो तरीके ये हैं कि नून गारंटी दे दे और हम एक कमीशन बिठा देते हैं और वो ये गारंटी दे दे जो कमीशन बैठेगा उसकी वो बात मान जाएंगे, क्योंकि जो उनका माजी है वो जो चीज उनके हक में आती है इस बात की गारंटी कौन देगा कि कमीशन इंडिपेंडेंट बनेगा? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि जब आपने उंगलियां ही उठानी है और आपने हमेशा उसके ऊपर देखें, आपके पास मिसाल क्या है? आपके पास मिसाल ये कि हम तो ऑपोजिशन में थे, सुप्रीम कोर्ट का बेंच बना, उसने फैसला दिया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बात करनी शुरू कर दी। जीआईटी बनी, जीआईटी के खिलाफ बात करनी शुरू कर दी। एहतसाब कोर्ट में गया, एहतसाब कोर्ट के खिलाफ बात करनी शुरू कर दी। वो तो एक का नजरिया ये है, यू आर विद मी और यू आर अगेंस्ट मी, ये इस नजरिए के ऊपर चलते हैं। तो इसका मैंने एक और अच्छा तरीका ये है कि मरियम बीबी ने 16वीं इल्तवा ली है और मैं होप करता हूँ कल वो परसों, क्योंकि वो चाहती हैं जल्दी केस उनका अदालत में लगे और उनके पास बहुत सारे सबूत हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि वो अदालत जाएं, क्योंकि बेनिफिशियरी तो इस सारी चीजों की, जस्टिस शमीम का एफिडेविट हो, जस्टिस साकिब निसार साहब की वीडियो का, जो भी आप उसे गलत कहें ठीक कहें, जिसके ऊपर वो कह रहे हैं बड़ा जबरदस्त उनके पास सबूत आ गया, वो अदालत जाएं और उस बेस में उनको कहें देखें जी हम इतने बड़े सबूत ले आए हैं और आप इनका फ्रॉन्जिक कराना चाहते हैं, फ्रॉन्जिक करा लें। आप इसके ऊपर इसमें इल्जाम आप लोगों पर लग रहा है, क्या आप लोगों को लाने के लिए सारा कुछ हुआ? एक बहुत बड़ा इल्जाम है आप लोगों को, तो आप लोगों को तो चाहिए कि हुकूमत अपने तय खुद फ्रांजिक करवा ले। नहीं, हम तो तैयार हैं और मैं आपको पहले तौर पर हम तो बिल्कुल तैयार बैठे हैं। हम तो आपको ये कह रहे हैं कि हम कमीशन बिठाने को तैयार हैं, कमीशन बनाने को तैयार हैं। हमें अपना एक एफिडेविट दे दें कि जो भी वो कमीशन फैसला करेगा मनोअन कबूल करेंगे। अगर वो समझते हैं ये नहीं कर सकते तो मैंने उसका ऑल्टरनेट भी दे दिया है। अदालतों पे इनको यकीन है, इसी अदालत ने इनको बेल दी थी और जिसकी बेस पे बेल दी थी और जिसकी बेस पे बाद में लाहौर हाई कोर्ट ने एफिडेविट को फारिग करके इनका डिसीजन दिया था और ये बाहर गए थे। तो हम कह रहे हैं आप उसके बाद चले जाएं। जुडिशरी पे इन्होंने हमला किया हुआ है, हम ये समझते हैं जुडिशरी इसके ऊपर फैसला कर दे, हमें वो कबूल होगा। हम तो ये नहीं कह रहे कि जुडिशरी जो फैसला करेगी हमें कबूल नहीं होगा। अगर इन्हें जुडिशरी पे भी एतमाद नहीं है, इन्हें गवर्नमेंट पे भी एतमाद नहीं है, इनको बाकी इदारों के ऊपर भी हर्जा रसाई करते रहते हैं, तो ये बता दें इसका सोल्यूशन क्या है। हम तो ये कह रहे हैं कि आपका मसला जिंदगी का ये है कि आपके अंदर से मुनाफकत नहीं निकलती, आपका मुनाफकत नहीं निकलती। वो मुनाफकत क्या है कि जस्टिस शमीम का एफिडेविट है तो आप कहते हैं ये तो बड़ा जबरदस्त, जमीर जाग गया था। अगर जस्टिस अरशद का एफिडेविट आए तो जमीर जाग गया था। मैं ये कहता हूं कि फिर असगर खान केस के अंदर जनरल साहब ने एफिडेविट दिया था कि मेरान बैंक के अंदर इन्होंने पैसे लेके आईएसआई से पैसे लेके इलेक्शन लड़ा था। हम ये कहते हैं सागदार ने एक एफिडेविट दिया था कि जो हमारा केस था जिस तरह मनी लॉन्डर करते थे और उस फैमिली को साथ मिलाया हुआ था, बोगस अकाउंट खुलवाए थे, वो कहते हैं वो एफिडेविट गलत है। तो हम ये कह रहे हैं कि आप एक एफिडेविट दे दें कि जो भी डिसीजन होगा उस डिसीजन को मनोन मानेंगे, हम बना देते हैं। दूसरा सोल्यूशन आपके पास है, बस अदालत चले जाएं। एक बार फिर से पीडीएम लॉन्ग मार्च की तैयारी कर रही है और भरपूर तैयारी कर रही है, इस्तीफा देने की बातें हो रही हैं। मेरे ख्याल में लतीफा नहीं सुनाया मैंने, लतीफा नहीं सुना। प्राइम टाइम आपके शो करती हैं और मेरा ख्याल आप ये अब तो आपको बात भी आपको पता होगा ना, पीडीएम की कोई मीटिंग हुई है तो आंखें बंद करके आप ये लाइन पढ़ देती होंगी कि कुछ ये डिसीजन आ गया। हम एक दफा फिर तैयार हैं, हम एक दफा फिर तैयार हैं, हम वेलकम करने के लिए, वेलकम करने के लिए तैयार हैं। आप लोग वेलकम करने के लिए तैयार हैं? मैं कह रहा हूँ खुदारा आ जाए, अब तो मजाक बन गया है, ये फिल्म पिट गई हुई है खुदारा। और पीडीएम वाले खुद हंसते हैं, अंदर बैठ के जो मीटिंग के अंदर गए होते हैं वो हंस रहे होते हैं। आपने पेशावर जलसा देखा है उनका? 11 जमातों ने जलसा किया, देखा आपने? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पीडीएम पीपल्स पार्टी तो हिस्सा ही नहीं है उसका। मैं पीपल्स पार्टी की बात भी नहीं कर रहा था, मैं पीडीएम की बात कर रहा था। हाँ हाँ, लेकिन आप देखें ना, पार्लियामेंट के अंदर सारी ऑपोजिशन मुत्तहिद है। बात रही पीडीएम की, मुत्तहिद है ना, मुत्तहिद है। आपको क्या लगता है
कि अगर नून लीग इस्तीफे दे देती है, जो बात मौलाना भी कर रहे हैं कि इस्लामाबाद पहुंचने से पहले हम लोग इस्तीफे दे देंगे, तो आप लोगों को कोई फर्क पड़ेगा? मैं कह रहा हूँ खुदारा ये अच्छा है, पीटीएम पे फिर इनको पैसा मंगाना पड़ेगा लंदन से, फिर उन्होंने सारा एक्टिव करना पड़ेगा, फिर इनको आगे यहाँ थोड़ी देर के लिए बैठना पड़ेगा, तो आखिरी काम करें ना, इस्तीफा दे दें। और क्यों, देखें आप इसीलिए चाह रहे हैं ना, आप लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। आप लोगों को तो एक्सेप्ट नहीं हुए थे। जल्दी हम एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा, जितनी जल्दी हम एक्सेप्ट करेंगे वो आपकी सोच से भी ज्यादा है। वैसे ये ज्यादती है, उन्होंने आप लोगों के इस्तीफे एक्सेप्ट नहीं किए थे। नहीं, उन्होंने देखिए ना मसाइल क्या है, बिल्कुल ठीक बात, उन्होंने हमारे इस्तीफे एक्सेप्ट नहीं किए और हमने दे दिए, और ये इस्तीफे नहीं देते और हम कह रहे हैं एक्सेप्ट करेंगे, यही तो फर्क है। हम अपने असूली मौक़िफ़ पे खड़े थे, हम ये कह रहे थे 4 हल्के खोलो, और जो 4 हल्के खुले तो उसके अंदर 4 हल्कों में धांधली नजर आई कि नहीं आई? मुझे बताएं पीडीएम का इस वक्त नजरिया क्या है? वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट को बुरा भला कह रहे हैं, तो मुझे बताएं। उस वक्त आप लोग अपने मौकिफ पे खड़े थे, आज वो लोग अपने मौकिफ पे खड़े हैं कि ये हुकूमत धांधली ज़्यादा है, और अगले इंतखाबात के लिए भी आप लोग धांधली का प्लान बना चुके हैं, जिसके लिए आप लोग ईवीएम लॉन्च करना चाह रहे हैं। ईवीएम को ऑपोजिशन मानने को तैयार नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए जो आप लोगों ने वोटिंग का सिलसिला शुरू करना है या उनको भी शामिल किया है, बड़ी अच्छी बात है, ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी राइट मिलना चाहिए। लेकिन अभी राना तनवीर साहब भी मेरे प्रोग्राम में थे और बात बिल्कुल सही कर रहे थे कि आप देखिए एक बहुत बड़ी तादाद हमारी मिडिल ईस्ट में रहती है और वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, तो कहाँ आपको कौन इजाज़त देगा इस सारे कैंपेन्स को चलाने की, वोटिंग सिस्टम की? तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, कैसे आप इसको इम्प्लीमेंट कराएंगे? ये इम्प्लीमेंट इसे इलेक्शन कमीशन ने करना है, तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट ने नहीं करना। इसको तरीकाकार कोई निकाल लिया जाएगा। दुनिया में कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि जिस चीज का तरीकाकार निकल सके। मसला ये है, हाँ, ये इलेक्शन कमीशन का काम है ना, वो किस तरह इसको इम्प्लीमेंट करती है। खुद एतराज़ात हैं, वो कैसे इसको इम्प्लीमेंट कराएगा? हमारा काम था लेजिस्लेशन लाना, वो हमने ला दिए, और आज माशाल्लाह कुछ 600 ओवरसीज पाकिस्तानी आए हुए थे, वो शुक्रिया अदा किया है, वो इलेक्शन कमीशन गए हैं, वो पार्लियामेंट के अंदर आए हैं, और जो उनका राइट था वो हमने उनका एस्टेब्लिश कर दिया। बाद में तरीका का देखें, पिछली दफा 2008 के अंदर इन्होंने कहा मैजिक इंक आएगी, खत्म हो गई। उन्होंने कहा इससे नया तरीका क्या आएगा, उसके बाद उन्होंने आरओ के इलेक्शन करा दिए। उन्होंने कहा इसके बाद क्या तरीका आएगा। अच्छा, अली नवाज साहब एक बात बताएं, हम ये कह रहे हैं जी, क्या एक बात बताएं, क्या ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट दिलवाने का जो आप लोगों का एक मोटिव था, या इस वक्त आप लोगों ने जोर डाला और इसको मंजूर करवाया जॉइंट सेशन में, क्या इसकी वजह ये तो नहीं है कि आप लोगों को लगना शुरू हो गया है कि अगले इंतखाबात में लोग आपको वोट अवाम नहीं देंगे, जो इन 4 सालों में 3 सालों में महंगाई की वजह से आम आवाम का बुरा हाल हो गया है, लोगों के साथ जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, कि पाकिस्तान से तो वो वोट मिलना नहीं है, तो इस बात में भी कोई हकीकत नहीं है कि ओवरसीज आप लोगों की एक बहुत बड़ी सपोर्ट है, तहरीक इंसाफ का वोट बैंक है जो आप लोगों ने तो वहीं से आप लोगों ने यहाँ की कमी आप लोग वहां से पूरा करवाना चाहते हैं। ये आपने एक मफरूजा है जिसकी मफरूजे के ऊपर बात की हो, मैं इस मफरूजे को बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूँ। अच्छा, आप ये मानने को तैयार नहीं है कि ओवरसीज, आप लोग ये मानने को तैयार नहीं है कि बाहर आपका वोट बैंक है, लोग पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, ये मफरूजा तो नहीं है, ये एक हकीकत है। क्या ये भी हकीकत नहीं है कि पाकिस्तान में महंगाई है? ये भी एक हकीकत है। क्या ये भी एक हकीकत नहीं है कि आम बंदा जो है तंग है? बिल्कुल तंग है। आप मुझे बताएं इसमें मफरूजा कहां से है? आपने मफरूजा ये गिना, अगर आप मोहतरमा मुझे जरा बात कर लेने जी प्लीज। आपने मफरूजा ये गिना क्योंकि आप लोग फेल हो गए हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तानी आपसे तंग हैं, क्योंकि आप समझते हैं अगला इलेक्शन आप नहीं जीत सकते, क्योंकि आप ये समझते हैं कि अगली गवर्नमेंट आप नहीं बना सकते, इसलिए आपने ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट दिए। मैं इस मफरूजे को नहीं मानता। आप अपना मफरूजा खुद गढ़ के खुद परेशान हो गई हुई हैं। ये बात आज की तो हम कर नहीं रहे मोहतरमा, अगर आप पहले इसको चेक कर लेती। 2017 के अंदर जो इलेक्शन रिफॉर्म्स एक्ट था, जो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, उसके अंदर ये दोनों चीजें हम लेके आए थे, ओवरसीज पाकिस्तानी का भी और ईवीएम का भी। आप पॉजिटिव साइड ये देखें कि पाकिस्तान में 1970 के बाद से जितने इलेक्शन हुए हैं वो कहते हैं कि धांधली ज्यादा इलेक्शन है, तो उसका कोई बेहतरी निकालनी चाहिए कि नहीं निकालनी चाहिए? मुनाफिक तो ये है कि हम ईवीएम को मानने को तैयार नहीं है और हम ये कहते हैं कि आरटीएस पे धांधली हुई थी, अगर ईवीएम नहीं आती तो फिर आरटीएस के थ्रू होगी। देखिए, कामयाब पायलट प्रोजेक्ट के बगैर आप लोग ये नहीं कह सकते। हम तो ये कह रहे हैं कि सिस्टम के जरिए धांधली नहीं होगी। पाकिस्तान को इस वक्त जो लीडरशिप मुहैया है उसने पाकिस्तान को कोरोना से निकाला है, जो पूरी दुनिया इसको अप्रिशिएट कर रही है। हम तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को टर्न अराउंड किया है। हम तो ये कह रहे हैं पाकिस्तान की इंडस्ट्री को
टर्न अराउंड किया है। ठीक है। हम तो ये कह रहे हैं कि शुक्रिया। एग्रीकल्चर को टर्न अराउंड किया है। हम तो ये कह रहे हैं कि लोकस का हमने भरपूर मुकाबला किया है। हमने तो अपने बॉर्डर्स को बहुत सेव बहुत किया है। शुक्रिया वज़ीर आज़म के मुआविन थी, बहुत बहुत शुक्रिया। अली नवाज अवान साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। IMF मान गया लेकिन खुश ना हो, शराइत हमें मानना होगी। 1 अरब 6 करोड़ डॉलर कर्ज की सूरत में पाकिस्तान तो आएंगे लेकिन खुश ना हो, महंगाई तो बढ़ेगी। ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ गए हैं लेकिन खुश ना हो, डॉलर के नीचे आने की तवक्को नहीं है। मुल्क में पैसा आएगा लेकिन खुश ना हो, पेट्रोल की कीमतें हर महीने बढ़ेंगी। हुकूमत ने ज़्यादा टैक्स इकट्ठा करने का प्लान बना लिया है लेकिन खुश ना हो, बिजली और गैस तो महंगी होंगी। चले देर आए दुरुस्त आए, 3 साल 3 महीने और 6 दिन बाद ही सही, आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में मान ही लिया कि हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे पास मुल्क चलाने के लिए पैसे नहीं हैं, जिसकी वजह से कर्ज लेना पड़ते हैं। 6000 अरब टैक्स इकट्ठा होता है जिसमें से आधा पैसा कर्जों की किस्त में चला जाता है, तो बाकी क्या बचता है। क्या कहा इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने, ज़रा देखिए। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है अपने मुल्क को चलाने के लिए। हमारा कोई टैक्स कल्चर बना ही नहीं कभी भी। टैक्स चोरी करना एक लोगों के लिए बुरी चीज लोग समझते नहीं थे। तो मैंने अपनी तरफ से एनालाइज किया कि इसकी क्या वजूहत होंगी। तो एक तो कॉलोनियल कल्चर मुल्क में, कि जब पराये की हुकूमत थी तो उससे टैक्स चोरी करना कोई स्वाब का ही काम लोग समझते थे कि हम क्यों टैक्स दें इसको। हमारे लिए इतना ज़रूरी है कि इस मुल्क में टैक्स कल्चर डेवलप हो, क्योंकि अब हमारी जो मुल्क की सस्टेनेबिलिटी है वो एट स्टेक है। और हकीकत यह है कि अभी IMF से कर्ज मिला नहीं, मगर इसकी हिदायत पर अमल करते हुए टैक्सेस, बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा ज़रूर किया जा रहा है। IMF ने पाकिस्तान को कर्जा देने की हामी तो भर ली है, मगर साथ ही सख्त शराइत का एक पलंदा भी थमाया है, जिसे वज़ीर ख़जाना कल ऐसे बयान कर रहे थे जैसे हमने IMF को नहीं मनाया बल्कि IMF ने पाकिस्तानी हुकाम को मना लिया है। कर्ज देने से पहले आइंदा माह दिसंबर में IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास होना है, मगर इससे पहले ही पाकिस्तान को 5 शराइत पूरा करना होंगी। मुआहदे में सबसे अहम, स्टेट बैंक में IMF की मंशा के मुताबिक तरमीम करवाई जाएंगी, जिससे मुतालिक पहले ही मुश्तरका इजलास से बिल पास हो चुका है। जबकि इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी में 300 अरब रुपए की जो छूट है इसको ख़त्म किया जाएगा। और ये सारी बातें कर्जा हासिल करने से पहले ही मानना होंगी। डॉलर मुल्क में आने के बावजूद डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर गिर रही है। पेट्रोल, बिजली और गैस की कीमतें पहले ही गरीब आवाम का खून चूस रही हैं, जबकि अशिया खुर्दनोश की कीमतें भी पौंद से बाहर हो चुकी हैं और रही सही कसर बेरोज़गारी ने पूरी कर दी है। अब ऐसे में IMF की तरफ से मिलने वाले कर्ज के एवज जो इकदाम उठाए जाएंगे, इनसे अवाम पर महंगाई के बोझ में कितना इजाफा होगा, मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं आरिफ हबीब साहब, चेयरमैन हबीब ग्रुप ऑफ कंपनीज। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ हबीब साहब आपका। आरिफ हबीब साहब, क्या मुल्क की इकॉनमी को चलाने के लिए क्या वाहिद हल यही रह गया है कि IMF से कर्ज लेंगे हमारा मुल्क चलेगा, IMF से कर्ज लेंगे तो ही हमारी जो मईशत का पहिया है ये चलना शुरू होगा? क्या यही एक तरीका है? देखिए, जो IMF का प्रोग्राम है वो उन डॉलर से ज्यादा के जो वो आपको लोन देते हैं उनका स्टैम्प है। उनका स्टैम्प ये है कि आप अपनी इकोनॉमी को राइट ट्रैक पे चलाने के लिए जो रिफॉर्म्स नेसेसरी हैं वो उस पर आप जो है वो कारबंद हैं। और उससे ये है कि चूंकि आपके जो एक्सपेंसेस हैं और जो आपकी इनकम है उसके मद्देनज़र आप इस चीज़ को जो है ख्याल करते हैं कि आप के जो है खर्चे बहुत ज़्यादा ना हों और आपके कर्जे बहुत ज़्यादा ना बढ़ें। तो उसकी अहमियत जो है वो यूं ज़्यादा है। नो डाउट कि वो आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट के लिए जो है वो फंड्स भी फराहम करते हैं डॉलर की सूरत में, जो है वो हेल्पफुल होते हैं। बट जब भी अगर करंट अकाउंट डेफिसिट ज़्यादा हो और हमारे पास फॉरेन करेंसी रिजर्व्स कम हो जाएं। आरिफ हबीब साहब, लेकिन
इससे जो हम कर्ज लेते हैं, जो आप कह रहे हैं कि ज़ाहिर ज़रूरी है आपको अपने मामलात चलाने हैं, आपके तो मामलात चल जाते हैं, आप कर्ज किस लिए लेते हैं कि मुल्क की इकॉनमी चले, मईशत का पहिया थोड़ा दुरुस्त समत में चले, थोड़ा बोझ कम हो, आप अपने ऊपर बोझ प्रेशर कम कर लेते हैं, लेकिन वो सारा जो बोझ है एक आम आदमी पर नीचे ट्रांसफ़र हो जाता है। आम आदमी को तो इस कर्ज मिलने की कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर वो कर्ज न ले और उस IMF के डिसिप्लिन में ना आए, हाँ। तो ये हालात और ख़राब हो जाएं और आम आदमी के लिए जो है और मसाइल पैदा हो जाएं और रुपए की कीमत और गिर जाए, और अगर रुपए की कीमत और गिर जाएगी तो फिर और महंगाई होगी, तो उसका अल्टीमेट जो है वो रिजल्ट डिजास्टर होगा। हाँ। अब उसके लिए लोग और जैसा कि हम समझते हैं, आप भी अच्छी तरीके से समझते हैं कि ज़्यादातर जो महंगाई है वो इम्पोर्ट होती है, क्योंकि इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस अगर बढ़ गई हैं तो जाहिर है उसको पास ऑन करना पड़ेगा। जब तक के पास ऑन नहीं करेंगे उसका कोई जो डिफरेंस है, गैप है, वो कौन पूरा करेगा। लेकिन उसका हल जो है वो ये है कि लोगों की आमदनी बढ़ाने के जो है वो इकदाम करने चाहिए। अगर आमदनी बढ़ेगी तो लोगों को जो है अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी और वो महंगाई उनके लिए इररिलेवेंट हो जाएगी। तो उसके लिए जाहिर है आपको जॉब्स क्रिएट करनी है। जॉब्स क्रिएट करने के लिए आपको इंडस्ट्री लगानी है। इंडस्ट्री लगाने के लिए आपको लोगों को मोटिवेट करना है, फिर आपको टैक्सेस उस हिसाब से लगाने हैं। इस तरह का माहौल पैदा करना है कि बाहर से भी इन्वेस्टर जो है, क्या हमारा इस वक्त पाकिस्तान में ऐसा सिचुएशन है कि इन्वेस्ट किया जा सके यहाँ पे? नहीं, आई थिंक इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल तो बहुत है और यहाँ अच्छी प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान में अवेलेबल है, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का इंटरनेशनल परसेप्शन जो है वो अच्छा ना होने की वजह से हमें उसमें मुश्किलात दरपेश हैं। जहाँ ज्यादा काम करने की जरूरत है, आप फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी टैप करें और हमारे जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज हैं उनके पास भी बहुत ही इन्वेस्टेबल सरप्लस मौजूद है। उनको तरगीब दें, उनको मोटिवेट करें कि वो पाकिस्तान की तरफ इन्वेस्टमेंट के लिए जो है वो देखें। तो इस वक्त जो मैं समझता हूँ कि जो हल है, पायदार हल, वो यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो अट्रैक्ट करें विद इन द कंट्री, इंटरनेशनल इन्वेस्टर से और नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी से। इन्वेस्टमेंट क्या करें? आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को ले लें आरिफ हबीब साहब, कि एक तरफ पिछले साल आप लोगों ने बड़ा रिलीफ देना शुरू किया। पिछले साल की प्राइसेस और इस साल की प्राइसेस में आप देख लें कि जिन लोगों ने प्रोजेक्ट्स शुरू किए हुए थे उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स रोक दिए, हर चीज़ डबल प्राइस पर चली गई है। तो कैसे फिर आपके लोग आप पर एतबार करेंगे? नहीं, प्राइसेस तो देखें, ये तो अगर ये मूविंग चीज है कि प्राइसेस ऊपर नीचे होती रहती हैं, तो उससे डेफिनेटली उन लोगों के लिए जो है वो प्रॉब्लम्स हुआ कि जिन्होंने प्रोजेक्ट अनाउंस कर दिए या उन्होंने पुराने रेट की कैलकुलेशन पे बुकिंग कर ली, तो वो ज्यादा नुकसान होता है। लेकिन जो नए लोग हैं, नए सिरे से जो नई डिमांड्स मौजूद हैं, उसमें जो है वो अभी अच्छे मार्जिन मौजूद हैं, क्योंकि ज़ाहिर जमीन की प्राइस भी जो है वो बढ़ जाती है, फिर मटेरियल की प्राइसेस भी बढ़ जाती है, लेकिन वो मार्केट जो है वो अब्जॉर्ब कर रही है नई ऑफर्स को। लेकिन पुरानी जो है वो ज़ाहिर है उनको तकलीफ है कि जिन्होंने पहले बुकिंग कर ली और अब वो कंस्ट्रक्शन के लिए जा रहे हैं तो उनकी लागत जो है वो बढ़ गई है। तो उसके लिए भी आई थिंक कुछ उनको रिलीफ के लिए जो है गवर्नमेंट को इकदाम करने चाहिए ताकि उनकी तकलीफ कम हो सके। अच्छा आरिफ हबीब साहब, आज प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि 6,000 अरब टैक्स में से 3,000 अरब तो हमारा कर्जों की किस्त में से निकल जाता है। तो आपको नहीं लगता हम एक ऐसे सर्कल में फंस चुके हैं जहां से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है? IMF का है, फिर जो आपने कर्ज लिए हुए हैं, फिर आप जो टैक्स इकट्ठा करते हैं उसमें से आधा अगर आपका कर्ज उतारने में निकल जाएगा तो आप अपने मुल्क पे क्या लगाएंगे? देखिए, हम मुश्किल में ज़रूर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका कोई हल नहीं है। अगर हम मुसलसल जो है वो 6 से 8% का GDP ग्रोथ करते रहें तो फिर हमारी अफोर्डेबिलिटी फॉर डेट जो है वो बढ़ जाती है। देखिए, कोई भी दुनिया में कोई मुल्क भी अपने कर्जे वापस नहीं करता है, वो अपनी इकोनॉमी को बढ़ा के अपनी सकत को जो है वो बेहतर करता है, बढ़ाता है कि वो उस कर्ज को जो है वो सह सके। जैसे आप जापान को आप देखें, वो अपने GDP का 100% से भी ज्यादा उनका जो है वो कर्ज है, लेकिन वहाँ इंटरेस्ट रेट कम है, उनके दूसरे वसाइल हैं तो वो उसको अफोर्ड कर सकते हैं। अमेरिका है, तो पाकिस्तान को भी जो है वो अपना GDP ग्रोथ बढ़ा के
और ऐसे इकदाम करने चाहिए ताकि हमारी फिर ये है कि टैक्स टू जीडीपी रेशो में जो है वो बेहतरी आए और वसाइल हमारे पास, और फिर इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो अगर आएंगी तो लोगों को रोजगार के मौके होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा जिंदगी बहुत शुक्रिया आरिफ हबीब साहब, चेयरमैन हबीब ग्रुप ऑफ कंपनीज। बहुत आपका। मुझे ब्रेक लेने नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आपको याद होगा वो भारत का बड़ी बड़ी मूंछों वाला पायलट अभिनंदन जो पाकिस्तान में आया तो मेहमान बनकर और अपना मिलियंस ऑफ डॉलर का तैयारा 21 तबाह करवा कर खुद भी गिरफ्तार हुआ था। भारत इसे अपनी जीत कह रहा है और सारे इंडियंस इस कहानी को मानते हैं, उसको अवार्ड्स दिए जा रहे हैं। इसी वाले से हमने एक खुसूसी पैकेज तैयार किया है कि उस वक्त हुआ क्या था और किस बात के अवार्ड मिल रहे हैं अभिनंदन को। भारत के इस इकदाम पर भारत के अपने ही लोग तनकीद आज तक भी करते हैं। मैं बात करूंगी, मुझे दिफाई तज्जियाकार जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका। जनरल साहब, क्या इसको साइकोलॉजिकल वारफेयर कह सकते हैं कि भारत सब कुछ जानते हुए भी अपनी आवाम को धोखा देकर अभिनंदन को, उस अभिनंदन को अवार्ड दे रहा है जो यहाँ से शिकस्त खाकर गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसको आप जोड़ें अपनी उनकी आर्मी, उनकी एयरफोर्स, उनकी मिलिट्री लीडरशिप और मोदी के साथ। ये एक नेक्सस है जो सबसे मिलकर चल रहा है। इसमें जो ये मिलिट्री लीडरशिप है, उनकी अपनी सर्वाइवल, उनका अपना तरक्कियां और मोदी का पॉलिटिकल कैरियर, ये दोनों लिंक्ड हैं क्योंकि मोदी ने अपना पॉलिटिकल कैरियर बिल्ड किया था पाकिस्तान और मुसलमानों के खिलाफ नफरत पे, और बहुत सीना तान तान के वो कहता था कि पाकिस्तान को मजा चखाएंगे, उसी भाषा में जवाब देंगे जिसमें वो समझते हैं। तो ये जो उसने जो बड़े बोल बोले, उससे उसने एक इमेज बिल्ड किया था अपना हिंदुस्तान की हिंदू पॉपुलेशन में, जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, और उसी की वजह से उसको मेजॉरिटी मिलती रही है और वो इलेक्शन जीतता रहा है। अब वो तवक्कुआत वहां पे मौजूद हैं हिंदू पॉपुलेशन में, एक इमेज के तहत कि पाकिस्तान को ये बहुत मदद सिखाएगा, पाकिस्तान का ये करेगा, वो करेगा। वो अगर उम्मीदें टूट जाती हैं, वहां पे सच्चाई सामने आ जाए तो मोदी का पॉलिटिकल कैरियर बस हो जाए। सो मोदी ने अपनी सर्वाइवल के लिए हर दफा झूठ बोल के उसने एक अपने इमेज को रिस्टोर करने के लिए या इमेज को बहाल रखने के लिए उसने कोई ना कोई कहानी घड़ी है। अपने आप को तो फायदा दिया जनरल साहब। आप नहीं समझते हैं कि ये अपनी फौज का मोरल उनको लगता क्या हुआ डाउन, उसको भी बचाने के लिए ये सब कुछ करना पड़ा उन्हें? मेरा ख्याल है कि पब्लिक इमेज अगर आप अपना बहाल कर लें, रखें, तो लोग हजम कर जाते हैं ये चीजें। फौज में शायद वो भी इसी ख्याल में, इस खुशफहमी में जिंदा रहना चाहते हो, क्योंकि भारतीय अवाम तो ये सुनना चाहते हैं और वो उसके बाद खंगालना नहीं चाहते, इस चीज को कुरेदना नहीं चाहते कि कहीं वो जिस ख्वाब में मजा ले रहे हैं वो टूट ना जाए। अगर वो हकाइक को खोजने की कोशिश करेंगे तो फिर उनको उन ख्यालात से, ख्वाबों से बाहर आना पड़ेगा, उन ख्वाबों में जिनमें उनकी तस्कीन हो रही है रूह की। और वो तस्कीन इसलिए हो रही है कि मोदी साहब उनको ये झूठ सुना के तो उनको एक तरह की लोरी दे देते हैं। अब अगर वो खुल जाए झूठ उनके सामने तो वो ख्वाब चकनाचूर हो जाएंगे। मोदी को भी गया कैरियर से और अवाम में भी बदली फैलेगी। तो अवाम आज जो है वो कुछ बॉलीवुड की वजह से कि उन्होंने उनको घुस के मारे वाली कहानी सुना के कुछ पागल किया हुआ है, कुछ मोदी साहब जो है वो झूठ बोल के, तो वो उनको नतीजा ये कि वो अब कोई कोशिश नहीं करते, सच्चाई की तलाश नहीं करते। वो जो सुनते हैं अपनी हुकूमत से वो उसी फजा, उसी सोच, उसी नैरेटिव के अंदर जिंदा रहना चाहते हैं, ताकि आपको लगता है कि अगले इंतखाबात में भारत को इस नैरेटिव का फायदा मिलेगा, मोदी को इस नैरेटिव का फायदा मिलेगा और आवाम मोदी को वोट देंगे? देखें, बड़ी सीधी सी बात है, पाकिस्तान अगर कहे कि जनाब हमारा F-16 नहीं गिराया उन्होंने, तो आप कह सकते हैं, भारतीय कह सकते हैं कि जी पाकिस्तान है उसका F-16 गिरा, तो वो कैसे माने? लेकिन जब अमेरिका कह रहा है, जब यहां इनकी सरजमीन पे बैठ के इन्होंने 1.5 साल पहले सेमिनार करवाया एयरफोर्स ने, वहां क्रिस्टियन फेयर ने कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं, कोई F-16 नहीं आपने गिराया, कहीं उसका कोई शवाहिद को सबूत है ही नहीं। तो ये उसके सामने बुड़बुड़ाने लगे कि नहीं ऐसे नहीं, उन्होंने कहा डोंट टॉक लाइक दिस,
वो कहने की मैं सुन के आपके झूठ तंग आ गए। तो उसने इतना, हालांकि वो पाकिस्तान दुश्मन है, उसका सारा नैरेटिव पाकिस्तान के खिलाफ होता है, बिल्कुल। लेकिन इस चीज में उसने बड़ा ब्लंटली कहा और कि मैं बीजेपी ये ने हमेशा इस नैरेटिव को इलेक्शंस में इस्तेमाल किया जनरल साहब, वो इस्तेमाल करेगा। अब इस चीज के इनके अपने मुल्क में बैठ के वो कह के गई है, लेकिन वो नहीं ये सुनना चाहते, वो ये मानना नहीं चाहते, वो पूरे इरादे से वो अपने उस ख्वाब से बाहर नहीं आना चाहते। तो ये एक अंदर एक ऐसी नफ्सियाती कंडीशन आ गई है भारतीय अवाम के ऊपर कि वो ये कहते हैं हमने कुछ किया या नहीं किया, लेकिन अगर ये कोई कहानी हमें सुना रहा है कि हमने पाकिस्तान के खिलाफ ये कर दिया, तो हमें वो सुन के उसी के अंदर रहना है, हम उससे बाहर नहीं आना चाहते। लेकिन वहां पर भारत में मोदी पर बड़ी तनकीद हुई, सिख बिरादरी ने बड़ी तनकीद की, अब भारतीयों ने बड़ी तनकीद की कि वाकई एक ड्रामा रचाया गया है। अगर हम ये कहें कि पूरी भारतीय आवाम ने, मीडिया ने इसको सच माना, तो ये दुरुस्त नहीं है जनरल साहब। नहीं, वो बात ठीक है, बिल्कुल। वहां पे बात लोगों ने क्रिटिसाइज किया है, क्योंकि आफ्टर ऑल सारे अंधे तो नहीं है, लेकिन मसला ये है कि वो थोड़े हैं, उनके ऊपर दूसरे प्रिवेल का, उनको गद्दार कहा जाएगा, उनको बुरा भला कहा जाएगा, वो बेचारे दब जाएंगे। और ये होता रहा है कि जब भी किसी ने कोई सच बोलने की कोशिश की तो उसको गद्दार कह के दबा दिया वहां। और मीडिया, गोदी मीडिया, वो तो सारा वही बात करता है जो मोदी कहता है। सो इस वजह से ये एक ऐसी कंडीशन में ये एक आखिरी कोशिश थी दुनिया को बताने के लिए और अपनी आवाम को बताने के लिए कि हमारी जीत हुई है उस वाक़े में। ये एक डिटाई और बेशर्मी का नमूना था, और इसके अलावा कुछ नहीं। दुनिया को आप जो चीज चाहे देखा, दुनिया को तो पता है, दुनिया हकीकत को जानती है। ये तो सिर्फ अपने घर में एक, वो जैसे हम कहते हैं ना कि कबूतर आंखें बंद कर लेता है बिल्ली को देख के, बिल्कुल बिल्कुल, भारत का वही हाल है। वेरी ट्रू। इन्होंने वो बंद की, वरना तो बाहर तो दुनिया को पता है सारा कुछ, दुनिया देख भी रही। बिल्कुल सही। तो इस वजह से दुनिया जो है वो क्रिश्चियन फेयर को सुन रही है, दुनिया सुन रही है अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट को, तो वो जो वहां से आ रही बात, इंटरनेशनल मीडिया ने छापा, इंटरनेशनल मीडिया ने भी बताया। ये हमारे ये जो मुख्तलिफ मीडिया हाउसेज जो है उन्होंने कवर किया, टर्की ने कवर किया इसको। बहुत बहुत शुक्रिया दिफाई तज्जियाकार जनरल एडिटर शुएब साहब मेरे साथ हैं। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।